नमस्कार। वंदे मातरम। मैं सीए प्रियव्रत शर्मा। अभी राजस्थान में भाजपा में प्रदेश सह संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ के रूप में मुझे दायित्व मिला हुआ है। हमारी सरकार का एक विषय है वित्तीय समावेश, जिसके ऊपर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है बेसिकली? तो जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका एक पंक्ति थी कि तृण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय। और इसी विचार को मूल रूप देने का कार्य यदि देखा जाए तो वही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ये 150 करोड़ की आबादी का देश है। इस 150 करोड़ की आबादी में जो भी वंचित, पीड़ित, पिछड़े, अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति हैं, उन्हें उन सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाए, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन का मूल रूप है कि सभी व्यक्तियों को बैंकिंग, वित्तीय सर्विसेज, बीमा की सर्विसेज समान रूप से बिना किसी भेदभाव के कैसे प्राप्त हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सबसे बड़ा उदाहरण यदि पेश किया है तो हमारे आज़ादी के बाद के जितने प्रधानमंत्री हुए, उनमें नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से इसको साकार रूप दिया। मैं चूँकि पार्टी का आधिकारिक व्यक्ति हूँ, इसलिए पार्टी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तथ्यों के साथ आपके पास पूरी रिपोर्ट को रखना चाहूँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि भी कैसे वित्तीय सर्विसेज, कैसे बैंकिंग सर्विसेज सभी लोगों तक समान रूप से पहुँचे। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है एटीएम। एटीएम 1950 में पूरे विश्व में लॉन्च अमेरिका में हो गया था। हमारे यहाँ पे चलो 1987 में आया, 87 में लॉन्च हो गया था। उसके बाद भी उस समय की तत्कालीन सरकार रही जैसे भी रही, 1999 तक 12 साल में केवल 800 एटीएम ही देश में लगे। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई। 2004-05 तक देश में एटीएम की संख्या बढ़कर 57,000 के करीब हो गई। और फिर ये दौर जब चूंकि स्टार्ट हो चुका था, तो 2014 तक आते आते एटीएम की संख्या 1,31,000 इस देश में हो गई। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो मात्र 7 साल में एटीएम की संख्या को दुगना कर दिया, और आज देश के अंदर एटीएम की संख्या 2,55,000 है, और जिसमें से भी 55% एटीएम रूरल एरियाज में है। तो ये है सोच, ये है विजन कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को किस तरह से हम वित्तीय समावेश में शामिल करें, जिससे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस की जितनी भी सुविधाएं हैं वो समान रूप से, निर्बाध रूप से उन सबको प्राप्त हो। यही एक हमारी पार्टी का भी उद्देश्य है कि पार्टी का लक्ष्य रहता है कि कोई भी काम हो करो वो सर्वव्यापी हो, सर्वसमावेशी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन की धारणा को भी के ऊपर भी हम जिक्र करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में और क्या है। जैसे देखा जाए, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। 2015 आते आते 14 करोड़ जनधन खाते एक साल में मोदी सरकार ने खोले, और आज इन खातों की संख्या 44 करोड़ को पार कर गई। 44 करोड़ को पार कर गई वो तो सही है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 44 करोड़ खाते में से 85% खाते आज भी एक्टिवली ऑपरेटेड हैं। इसका मतलब कितना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ इस योजना से, जिसको हम PMGADY बोलते हैं। उस योजना से अपना 44 करोड़ खातों के माध्यम से लोगों को एक तो बैंकिंग सुविधाओं से वो डायरेक्ट जुड़े। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से खाली गरीब तबके को फ़ायदा होता है या एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को फ़ायदा होता है, पूरी इकोनॉमी को इससे फ़ायदा होता है। चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जो व्यक्ति 44 करोड़ खाते खुले हैं, किसी में 10-10, 100-100 रुपये भी, 50-50 रुपये भी बढ़े हैं, 1,000-1,000 रुपये भी बढ़े हैं, तो कितना बड़ा एक लिक्विडिटी बैंकों के पास आई, तो उससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आई, तो बैंक को फ़ायदा हुआ। दूसरा, व्यक्ति के ट्रांजैक्शन, जब बैंक अकाउंट उसका हुआ तो वो अपने ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से, उसमें रुपए कार्ड भी दिए। रुपए कार्ड के अंदर जब रुपए कार्ड लॉन्च किया
तो उसमें 2 लाख का इनबिल्ट एक्सीडेंटल, पहले 1 लाख था जो आज 2 लाख रुपए हो गया, वो इनबिल्ट एक्सीडेंट कवर भी मिल गया। वो रुपए कार्ड से ट्रांजैक्शन करने लगा, वो ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर आने लगे, खातों के माध्यम से आने लगे, वो जीडीपी में काउंट होने लगे, लोगों को फैसिलिटी मिलने लगी। सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद यदि हम देखें इन खातों का फायदा क्या हुआ, आधार से लिंक करके जो ये खाते खोले गए, उसमें यदि हम बात करें आज की डेट में, तो मोदी सरकार ने पहले जैसे हम सुनते थे राजीव गांधी का स्टेटमेंट, हमें तो याद है, जो 84 के बाद में पैदा हुए उनको पता है कि नहीं, लेकिन राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि मैं 100 रुपये यदि सेंटर से भेजता हूँ तो 85 रुपीज़ तो बीच में ही चले जाते हैं, यानी 15 पैसे ही आम व्यक्ति तक जहाँ उसकी मिलने वाली सुविधाएं हैं, जिसको मिलना चाहिए एक्चुअली, उसको 15 पैसे ही मिल पाता है। 85% तो बीच में सरकारी लोग और बाबूजी खा जाते हैं, मिडिल मैन खा जाते हैं। तो इससे प्रेरित होकर देखिए, विजन आदमी का होना चाहिए। बोलना आसान है लेकिन उसको रोकना कैसे है, तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से उसको तुरंत रोक लगाई और डीबीटी के माध्यम से आज जो पैसा है 100% जो भी लाभार्थी है उनके पास पहुंच रहा है। ये है विजन, ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का देश के लोगों के प्रति समर्पित भाव कि नहीं, जो स्कीम मैंने जिन लोगों के लिए आए हैं उनको डायरेक्ट उनको वो बेनिफिट मिले। और यदि हम बात करें तो एक एस्टिमेट लगाया गया मोदी जी के आने के बाद, एक इंटरनल सर्वे के माध्यम से ये पता लगा कि 2,24,000 करोड़ रुपए का सालाना जो गबन होता है, जो कि एक्चुअल लाभार्थी तक योजनाओं का पैसा लाभ नहीं मिल पाता। यदि हम उत्तर प्रदेश अकेले की बात करें तो 2,80,00,000 जो रुपया है वो 11 करोड़ से ऊपर लोगों, 15 करोड़ के आसपास लोगों को बेनिफिट मिला। जो 2,80,00,000 रुपए का बेनिफिट डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ लोगों को दिया गया, जो कि वर्ल्ड में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रयास था और एक देखा जाए तो जो कि असंभव प्रतीत होता था, लेकिन उन्होंने संभव कर दिया डीबीटी के माध्यम से। तो ये हमारी मोदी सरकार की योजना थी, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश का उदाहरण ये है। उसके साथ ही मोदी सरकार ने ये किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 313 के करीब योजनाएं थी, जिनका डायरेक्ट डीबीटी से जोड़ के आधार से लिंक करके लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैं कुछ स्कीमों की बात करूं तो पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पहल मनरेगा योजना, नेशनल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम, पीडीएस, तो ये सब योजनाएं थी वो जनधन पीएमजेडीवाई के माध्यम से और मोबाइल का जो आधार लिंक सिस्टम था उसके माध्यम से डायरेक्ट अंतिम व्यक्ति तक, एक लाभार्थी तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचा। और आज वो व्यक्ति वास्तव में इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो डीबीटी का प्रयोग किया गया, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का सही मायने में लाभ मिला और देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। ये हम बात करते हैं इसकी। तो एटीएम की बात हुई, अपनी डीबीटी की बात हुई। यदि हम इसी तरीके से देखें, एक छोटा सा एग्जांपल लें तो 11,80,00,000 स्टूडेंट जो कि फर्स्ट से लेके 8th तक पढ़ते हैं, उनको जो मिड डे मील स्कीम थी उसको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, जो कि सोशल वेलफेयर योजना थी, उसको भी एक डिजिटल एम्पावरमेंट के माध्यम की योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से उनको डायरेक्ट बेनिफिट किया गया, जो कि फ्री कॉस्ट दी गई। वही 5 रुपये पर केजी पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से 81 करोड़ बेनिफिशरीज को अतिरिक्त ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो लाभ दिया गया वो भी डीबीटी के माध्यम से दिया गया, जो कि सबको मिला। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऐसा नहीं है कि सबको बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल जाए, इंश्योरेंस का लाभ मिल गया बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में कैसे समर्थ हो व्यक्ति, कैसे सशक्त हो, क्योंकि आजीविका का कोई भी काम हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी एक्ट हो, सबकी धुरी वित्त है। और वित्त के, क्योंकि मैं तो आर्थिक जगत का आदमी हूँ और वित्त से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, वित्त के बिना कुछ भी नहीं है। तो वित्त को अंतिम व्यक्ति तक वित्त की जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो कैसे पहुंचे और कैसे उसके ऊपर कोई लीकेज नहीं हो, सिस्टम कैसे बने कि सिस्टम शुड वर्क। आदमी काम नहीं करना चाहिए, सिस्टम काम करना चाहिए, तभी इफेक्टिवली हम 100% अपना दे पाएंगे। यदि जहाँ पे आदमी का इंटरवेंशन होगा वहाँ कुछ न कुछ दिक्कतें खड़ी होंगी। क्योंकि मैं तो संघ परिवार से रहा हूँ, तो वहाँ भी यही कहा गया है कि व्यक्ति प्रधान नहीं होना चाहिए, तत्व प्रधान होना चाहिए। तो तत्व, क्योंकि व्यक्ति में कभी भी कोई खोट आ सकता है लेकिन तत्व में कोई खोट नहीं आएगा, इसलिए परम पवित्र भगवद्गीता को हमने गुरु की उपाधि दी।
इसी तरीके से सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फुल प्रूफ बने, और वो सिस्टम काम करना चाहिए, ना कि व्यक्ति काम करना चाहिए। तो ऐसे ही संगठन काम करना चाहिए, ना कि कोई व्यक्ति काम करना चाहिए। तो जो संगठन और सिस्टम की विचारधारा है, वो विचारधारा को ध्यान में रखते हुए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय के विचार को साकार करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डीबीटी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में किए, उससे अंतिम व्यक्ति पे, अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति हमारी मुख्य धारा से जुड़ा, उसको सारे बेनिफिट मिले, फाइनेंस के जितने भी बेनिफिट है उनको सब मिले। ऐसे ही मैं बात करूँगा कि 44 करोड़, जैसे मैंने बताया कि 44 करोड़ 34 लाख खाते जनधन के पीएमजेडीवाई स्कीम के अंतर्गत स्टार्टिंग से लेके अब तक खुल चुके हैं, जो कि 8 साल के अंदर इतने खाते खोलना, और वो भी मेंटेन हो रहे हैं आज की बात में, वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। उसमें से भी एक चीज़ और है कि 55% खाते हैं वो महिलाओं के, मातृशक्ति के हैं। पहले मातृशक्ति बैंकिंग अकाउंट होता ही नहीं था, पुरुष का ही बैंकिंग अकाउंट होता था। माताओं बहनों का बैंकिंग अकाउंट गाँव में बहुत कम होता था, लेकिन उनका खाता खुला तो उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। उनकी जो सेविंग थी वो उन्होंने अपनी सेविंग को बैंक में डालना भी शुरू किया। पहले वो अपने पास रखती थी, कभी कोई लीकेज हो जाता था, कभी कोई जरूरत पड़ती तो एकदम से निकाल भी लेते। बैंक में पैसा रहता है तो आदमी की एक बार काम चल जाता है तो वो पैसा बच जाता है। कई चीज़ें होती है जो प्रैक्टिकल है, जो लोग गांव में, ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, वो सब इन समस्याओं से अवगत रहे होंगे, उनको पता भी है कि क्या सिस्टम होता था। माताएं बहनें तो कभी बैंक तक जा भी नहीं पाती थी, आज उनको सम्मान से मिल रहा है कि हाँ, ऐसी पीएम आवास योजना है, वो भी डीबीटी के माध्यम से। एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, अभी टाइम है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी को आपने नहीं अपनाया, समय के साथ साथ अभी हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो समय हमें चेंज कर देगा, ये फैक्ट है। तो मोदी जी ने समय की ज़रूरत को समझा। डिजिटल के अंदर आज इंडिया नंबर 3 पे है एशिया में। तो आज डिजिटल यूज़ अपना कितना है, आज हमारे पास यंग पावर है, दुनिया के 50% बच्चे हमारे पास हैं। तो इंडिया क्या नहीं कर सकता। भारत की इस शक्ति को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा और डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए, जिससे कि हर व्यक्ति का फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान हो, हमारे सिस्टम में योगदान हो और मुख्य धारा के अंदर वो शामिल हो। ऐसे ही पीएम गरीब कल्याण योजना है, तो 30,945 करोड़ रुपया डायरेक्ट इस योजना के तहत पीएमजेडीवाई अकाउंट के अंदर जमा कराएगी। ये बहुत बड़ा काम था। 8 करोड़ पीएमजेडीवाई योजना जो अकाउंट होल्डर्स थे, उन्होंने इस बेनिफिट का, इस योजना का फायदा उठाया। तो ये सब काम तभी पॉसिबल थे जब दूरदर्शी सोच के साथ में पहले खाते खुलाए गए, उनको आधार से लिंक किया गया, उसके बाद में डीबीटी के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचा गया। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा उदाहरण है। थ्योरेटिकल तो हम कितनी भी बातें करते हैं, थ्योरेटिकल तो अपन डेफिनेशन की बात करें तो सभी व्यक्तियों को फाइनेंशियल, वित्तीय और बीमा सुविधाओं को मिले, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन इसको यदि डेप्थ में जाया जाए तो इस पर 10 किताबें लिखी जा सकती है और मैं कम से कम 10 घंटे तक अकेला इसके ऊपर बोल सकता हूँ। ये इतना बड़ा और इतना गहन विषय है, क्योंकि वित्त सब चीज़ों की धुरी है। अब ऐसा नहीं है कि खाली सोशल वेलफेयर स्कीम अपन देंगे, यदि 5 किलो अनाज किसी को देना है तो वो डायरेक्ट बेनिफिट को मिले, तभी वो आदमी उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो आगे आएगा उस चीज़ से। क्योंकि जिसको जो जरूरत है उसको मिला ही नहीं, तो वो आदमी तो वहीं का वहीं रहा, उसको वो बेनिफिट मिला ही नहीं, तो इंक्लूजन हुआ ही नहीं उसका, इस कागजों में हो गया। तो पहले की सरकारों में यही होता था। ऐसा नहीं है कि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1950 के अंदर एटीएम आ गया, लेकिन हमारे यहाँ पे एटीएम लाया गया 87 में, और उसके बाद 99 तक, जैसे मैंने बताया कि 800 एटीएम ही थे देश में। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था कि हमने टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अडॉप्ट नहीं किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट किया, और उसके हिसाब से हम आधार और डीबीटी के माध्यम से जो अब लिंक अकाउंट में, पीएमजेडीवाई अकाउंट के अंदर जो पैसा भेज रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और इसने आम जन को पूरी तरह से मुख्य धारा के अंदर शामिल कर दिया है। अब उसकी बात करें हम तो आज ओडी लिमिट मिल गई। छोटा सा एक व्यक्ति है, छोटा सा व्यापारी है, उसको 5,000 रुपये की विदाउट, अब तो 10,000 रुपये लिमिट हो गई, तो 10,000 रुपये लिमिट उसको मिल रही है बिना किसी गारंटी के। और पहले एज थी 60 साल, उसको भी 65 साल कर दिया। तो जो भी हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाई हैं, तो जो थड़ी ठेला वाले व्यापारी भाई हैं, उनको ये बेनिफिट मिल गया। तो उनको कोविड के अंदर एक वरदान साबित हुआ। ये ऐसी मनरेगा का पैसा है, वो बहुत बड़ा पैसा ऐसे ही वेस्ट जाता था, लेकिन वो पैसा अब डीबीटी के माध्यम से सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो पैसा जाता था वो है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस अभी आज सभी खाता धारकों को, 80 करोड़ लोगों को सरकार ने 10 रुपए के अंदर बीमा की सुविधा दे दी।
तो सभी व्यक्तियों को जब एक टेंशन होगी कि यार ये हमारा 2 लाख रुपए का बीमा तो है, कल को कुछ होता है तो 2 लाख रुपए तो हमें मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब इसलिए कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से सरकार ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए सब लोगों को एक वित्तीय सुविधा और बीमा की सुविधाएं दी, जिससे कि लोग मुख्य धारा में आ सके और सशक्त बने और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ पीएमजे 10 दिन के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया था कोरोना के अंदर, तो वहाँ पे 20 करोड़ से ऊपर जो महिलाएं मातृशक्ति के खाते थे पीएमजेडीवाई के, उनको डायरेक्ट एक्स ग्रेशिया क्रेडिट किया गया। तो ये तभी संभव हुआ जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो ये सब करने के बाद में और उनको बेनिफिट मिला, और उस समय उस क्रूशियल टाइम के अंदर ये जो पैसा था ये उनके लिए वरदान साबित हुआ। और वही आज बोलते थे मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है दूसरा। अरे भाई, जो व्यक्ति काम करेगा उसके सामने विकल्प होगा भी नहीं, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति धरातल पे जो काम करता है उसका मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेहनत के साथ साथ पूरी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और सभी लोगों को ध्यान में रखते, सभी वर्गों को ध्यान में, इसमें कोई जाति धर्म या भेदभाव कोई नहीं हुआ, क्योंकि डेटा है, सिस्टम करता है, सभी के लोगों को उन्होंने डीबीटी का फायदा दिया। कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी धर्म को नहीं दिया या पर्टिकुलर किसी जाति को नहीं दिया। तो एक सिस्टम बनाया जाए, तो वो सिस्टम बना करके इन्होंने काम किया और डीबीटी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग साबित हुई। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की परिभाषाएं कितनी भी है, कितना भी गहन विषय है, लेकिन यदि हम डीबीटी की जो प्रोसेस है उसको हम यदि देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझने के लिए। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है नहीं। इसी तरीके से यदि मैं ग्रोथ की बात करूं तो रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड योजना लॉन्च कर दी। अपने यहाँ पे पहले सबको पता है कि मास्टर कार्ड और वीजा यूज होता था कार्ड के ऊपर, तो देश का पैसा दोनों ही अमेरिकन कंपनीज का था। तो देश का कितना बड़ा ये कमीशन भी लेते थे उसके अंदर, तो कितना बड़ा पैसा देश से बाहर जाता था। उसके बाद उन्होंने रुपे कार्ड को लॉन्च किया, तो जनधन खातों के अंदर सबको रुपे कार्ड दिए। बाकी अब जो नए कार्ड लॉन्च हो रहे हैं, डेबिट कार्ड और ये, तो उसमें भी रुपे कार्ड इस्तेमाल होने लगा। रुपे कार्ड इस्तेमाल होने लगा तो रुपे कार्ड से जो बेनिफिट है वो इंडिया का है ये, और भारत का है, भारत के अंदर ही वो पैसा रहने वाला है। तो वो बहुत बड़ी सेविंग होगी, देश का पैसा जो बाहर जा रहा था वो बच गया, तो वो पैसा हमारे ही देश के विकास में काम आएगा। तो जो अनबैंक और जो बैंकिंग सिस्टम से वो एक तरीके से मुहाल थे, उनको बैंकिंग सिस्टम मिलता नहीं था, साहूकारों के पास चक्कर लगाते थे, वहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेते थे, उनको आज इजी मनी मिल रही है। आज 7% 8% के अंदर पैसा मिल रहा है, लेकिन वही पैसा 36% तक वहाँ से वो लेते थे, तो उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता था उन व्यक्तियों का? वो तो केवल ब्याज चुकाने के अंदर ही चले जाते थे। तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चला आ रहा था उसको उन्होंने बदलाव किया और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सही मायने में जो साकार किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो अर्थ है, जो मूल विचार पंडित दीनदयाल जी की भी उस समय यही रही है कि लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। हमारा लक्ष्य भी अंत्योदय हो, हमारा प्रण भी अंत्योदय हो और हमारा पथ भी अंत्योदय हो। तो लक्ष्य और प्रण को ध्यान में रखते हुए डीबीटी के माध्यम से जो डिजिटलाइजेशन को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो पथ बनाया, वह उस पथ के माध्यम से आज हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा हुआ जो एक विश्व में अपने आप में एक मिसाल है। और डीबीटी तो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि बिना कोई लीकेज के हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे का, देश के जो बजट का पैसा है, जो सही योजनाओं के माध्यम से 313 सेंट्रल योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से जोड़ना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, ये बहुत बड़ा काम है। भारत का एक एक व्यक्ति इसके लिए उनका आभारी है और उनके लिए उनके मन में एक श्रद्धा है कि यदि कोई देश में व्यक्ति आया है जो आम व्यक्तियों के बारे में सोचता है, जो आम व्यक्तियों की परेशानियों को समझता है, तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को सही रूप में, सही तरीके से साकार किया। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन केवल प्रधानमंत्री करे ऐसा भी नहीं, हम सभी व्यक्तियों को फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो समर्थ हैं, उनको जिनको ज़रूरत है उनको साथ लेना चाहिए। हर क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र नहीं हो सकता, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सब कर्मशील हैं, किसी को फ्री का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, कोई व्यक्ति सालों से आगे नहीं आ पाया।
उसको यदि फायदा दे रही है सरकार, तो उसका जिस दिन उत्थान होगा तो वो भी बोलेगा ठीक है, मेरे को भी मेहनत करके ही खाना है। तो हम किसी को सलाह दें, हम किसी को अपनी एडवाइस करें, हम किसी का सहयोग करें, भले ही हमारे पास पैसे का सहयोग को जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास हजारों रास्ते हैं कि किसी आदमी को मुख्य धारा में हम कैसे शामिल कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति निर्माण सबसे श्रेष्ठ है। यदि आपने अपने जीवन में 10 व्यक्तियों का निर्माण, व्यक्ति निर्माण की अवधारणा क्या है? व्यक्ति निर्माण व्यक्ति की वही जिसका निर्माण इस तरीके से हो जो लक्ष्य अंत्योदय, प्राण अंत्योदय और पथ अंत्योदय के विचार को अपने दिमाग में रखता हो और इसी उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हो। चाहे वह अपना काम कर रहा है, अपने क्षेत्र में वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद जब भी उसको मौका मिला, जब भी उसके पास कोई ऐसी चीज़ आई, तो वह इसी तीनों सिद्धांत के ऊपर अपने कार्य के माध्यम से उस परेशानी को या उस व्यक्ति की परेशानी को सही कर दिया या उसको रिजॉल्व कर दिया, तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। और व्यक्ति निर्माण इसलिए कहा गया है कि हम व्यक्तियों का निर्माण करें, स्वयं का निर्माण करें और हमारे साथ साथ हम जितने हमारे संपर्क में लोग आए उनका भी व्यक्ति निर्माण करें। और व्यक्ति निर्माण जिस दिन हो गया तो उसके बाद में ये तीनों चीज़ें हमारे दिमाग में सदैव रहेगी कि हमें हर हाल में कार्य वही करना है, हमारा एक्ट वही होना चाहिए जो लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय को सफल बनाता हो और उसको प्रतिस्थापित करता हो। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हम देश के अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर पे खड़े हुए हमारे समाज के सभी जो वंचित रह गए हैं उन्हें साथ में लेते हुए उनको सभी सुविधाओं का समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उनको भी वो फायदा मिले। हाँ ठीक है, किसी व्यक्ति का टर्नओवर 10,000 रुपये है तो उसको लिमिट ठीक है 2,000 मिलेगी, किसी व्यक्ति का 10 करोड़ है तो उसको लिमिट 2 करोड़ मिलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबको जो प्रिंसिपल है, जो लिमिट डिसाइड का, मान लो 20% का टर्नओवर का एक लिमिट डिसाइड का बेनिफिट है, तो ऐसा नहीं कि 50 लाख वाले को हम बोलेंगे साहब आपको 10 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। हाँ, और मेजरमेंट भी है और भी चीज़ें हैं, तो वो भी उनको अपने को शिक्षित करना पड़ेगा कि भाई आज आपने बैंक के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट किया तो आपको ज़िंदगी भर प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आप डिफ़ॉल्ट नहीं करें, आप उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करें, उसका टाइम टू टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट करें। एनपी अकाउंट नहीं हो उसके बारे में उसको एजुकेट करना पड़ेगा। उसको नहीं पता, आज वो व्यापारी स्टार्ट में जब काम कर रहा है उसको नहीं पता एनपी क्या होता है, वो अपने व्यापार को नियंत्रित करने में लगा रहता है। लेकिन उसको अपने को समझाना पड़ेगा कि ये भी एक व्यापार की अन्य समस्याओं की तरह एक समस्या है, जिससे तुम यदि उस समस्या में नहीं जाओगे तो जिंदगी भर बैंक के पैसे को एंजॉय करोगे, अपने टर्नओवर को मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पैसे से बहुत बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसको फाइनेंशियल पार्टनर नहीं मिले। तो फाइनेंशियल पार्टनर जो लोग हाई ब्याज पे पैसा देते थे तो वो उसके कारण तो वो मोटा प्रॉफिट तो वहीं चला जाता था। तो जो आज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अभी भी हमारे देश में फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तो 8% के आसपास एवरेज फाइनेंस कॉस्ट आ गई जो गुड बोरोवर को मिलती है। वो बात अलग है, कुछ लोग बिल्कुल डिफॉल्टर रहते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो लोग एकदम सही हैं, सिस्टम से काम करते हैं, तो उनको बैंक पैसा देता है, घर जाके देता है। अभी सिस्टम चेंज हो गया है, नेशनलाइज बैंक भी काफ़ी एग्रेसिवली अच्छे लोगों को पैसा देने के लिए आगे आ रही है। तो हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं कि सरकार की ये है कि भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से सबको पैसा देना है, ऐसा नहीं है। बैंकों को भी, बैंक भी इसके अंदर एक स्कीम है गुड बोरोवर स्कीम, उसके अंदर जो भी स्कीम में लोग आते हैं उनको अपना बेनिफिट देती है, तो उनके बारे में हम सबको एग्जीक्यूट करें कि भाई नहीं, तुम फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से फाइनेंस उस धारा में तो शामिल हो रहे हो, लेकिन उस धारा में शामिल होते हुए अपने आप का भी ग्रोथ करो, बैंकों का भी ग्रोथ हो, जिससे समाज और देश का भी ग्रोथ हो। तो हमारी सोच भी मैक्रो लेवल पे होनी चाहिए। हम व्यक्ति निर्माण के अंदर जब बात करते हैं तो हर व्यक्ति से यही बात करें कि आप अपनी सोच को विस्तृत करें, उसका दायरा बढ़ाएं, अपना विजन का दायरा बढ़ाएं, जिससे कि आप स्वयं तो आगे बढ़ेंगे ही, आप अपने साथ 100 व्यक्तियों को और आगे बढ़ाने की क्षमता रख सकते हैं। यही फाइनेंशियल इंक्लूजन का मूल सार है कि हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति निर्माण के अंदर जो श्रेष्ठ बातें हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी प्रेरित करें। और उसके साथ में हमारी जो भी सुविधाएं हैं देश के अंदर, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हो, वो सब लाभ सभी व्यक्तियों को समान रूप से सभी सही सिद्धांतों के अंतर्गत मिलती रहे, जिससे कि सभी व्यक्ति शामिल होकर देश की मुख्य धारा में, देश के विकास में योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।